गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे लेसन को बढ़ाते हुए कोशिका का संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे। कोशिका जो होती है उसका संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, कोशिका के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या संरचनाएं होती हैं जिससे कोशिका बनी होती है, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, जो कोशिका होती है इस कोशिका के अंदर विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। विशिष्ट घटक या कोशिका के कुछ अंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब जैसे कोशिका के अंग, यानी कि कोशिका के अंदर विशिष्ट घटक या अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कोशिका को, तो इसके अंदर 3 गुणों को देखा जाता है। पहला अगर हम बात करें तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, या हम इसको कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें केंद्रक की, और उसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य जो होता है, इस कोशिका द्रव्य में भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इन तीनों में से हम अलग अलग बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है या कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो मैंने आपको सबसे डायग्राम के अंदर हमने बनाया था कि कोशिका जो होती है, कोशिका के चारों ओर जो लेयर होती है, ये लेयर क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। यानी कि जो कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका के घटक जो होते हैं, उन कोशिका के घटकों या कोशिका के कोशिकांग जो होते हैं उनको बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। बाह्य पर्यावरण से, इसके अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों को बाह्य पर्यावरण से क्या रखती है, ये कोशिका झिल्ली अलग रखती है। इसके बाद में सुनिएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोई पदार्थ बाहर से अंदर जा सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये जो पदार्थ अंदर या बाहर आते जाते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली के कारण होता है। इसलिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कह देते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या चयनात्मक की जगह आप वर्णात्मक भी लिख सकते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली पदार्थों का चयन करती है कि किस पदार्थ को अंदर भेजना है और किस पदार्थ को बाहर भेजना है। तो प्लाज्मा झिल्ली को क्या कह देते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कह देते हैं। जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से जिस प्रकार से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाते हैं, तो ये 2 क्रियाओं के आधार पर होता है। 2 क्रियाओं के आधार पर ये अंदर और बाहर आते जाते हैं। एक क्रिया का नाम है विसरण और एक का नाम है परासरण। जो कोशिका झिल्ली होती है, इससे अगर गैसें जो होती है, इनका अगर आदान प्रदान होता है, गैसें जैसे हम श्वसन क्रिया में O2 CO2 लेते हैं, तो जो O2 और CO2 जो होती हैं, ये जब जो कोशिका के अंदर या बाहर जाती है, CO2 बाहर जाती है और O2 जो होती है वो अंदर आती है, तो ये किस क्रिया के कारण होगा, विसरण क्रिया के कारण। और अगर हम जल की बात करें, पानी की, अगर पानी कोशिका के अंदर या बाहर आता जाता है, तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है, परासरण क्रिया के कारण। यानी कि आप परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे गैसों का कोशिका झिल्ली के आधार पर आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के कारण होता है, और अगर कोशिका झिल्ली से जल का आदान प्रदान होता है तो वो किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है। और विसरण और परासरण दोनों के अंदर ही क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से हमेशा कम सांद्रता की ओर गमन करता है।
मान लीजिए कि ये कोई एक झिल्ली है और इधर मैं जल की बात करूं जो 100 लीटर है और इधर मैं जल की बात करूं जो 50 लीटर है। तो प्रासरण क्रिया या विसरण क्रिया का मतलब ये होगा कि जो जल है ये 100 लीटर से यानी अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर जाएगा, कम सांद्रता की ओर, यानी 100 से कहाँ की ओर जाएगा, 50 की ओर जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, विसरण या प्रासरण। अब विसरण प्रासरण में एक छोटा सा अंतर ये होता है कि इसमें जो ये झिल्ली होती है बीच वाली, ये झिल्ली कौन सी होती है। तो अगर ये झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है तो इसे हम परासरण कहते हैं। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली के अलावा ये झिल्ली पारगम्य हो सकती है, चयनात्मक हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो इसके अलावा, तो वो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। पारगम्य झिल्ली होगी या फिर वर्णात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होगी तो इसे हम विसरण कहेंगे, और अगर ये झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी तो हम इसे परासरण कहेंगे। परासरण के द्वारा जल का आदान प्रदान होगा कोशिका में, और जो विसरण है इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो विसरण क्रिया है, इस विसरण क्रिया से गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसका हम बात करते हैं आदान प्रदान। तो आपने देखा होगा, हम मानव तंत्र की बात करेंगे तो उसमें जो फेफड़े होते हैं, इस फेफड़ों के अंदर वायु कूपिका पाई जाती है, वायु कूपिका। और जो ये वायु कूपिका ले लीजिए या मान लीजिए कोई कोशिका ले लीजिए, इस कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी तो कोशिका के बाहर क्या होगी, कम होगी। या आप ऐसे ले लीजिए, इसकी जगह हम कोशिका ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोशिका है, यह वायु कूपिका है, और इधर रक्तवाहिनी है। रक्तवाहिनी के अंदर रक्त सप्लाई होता है। तो जब इधर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और इस रक्तवाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन वायु कूपिका से किसके अंदर आ जाएगी, रक्तवाहिनी में, क्योंकि ज़्यादा से कहाँ की ओर गमन करेगी, कम की ओर। इसी प्रकार जो ये रक्तवाहिनी होती है इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और वायु कूपिका में क्या होती है, कम होती है। तो CO2 जो होती है ये रक्तवाहिनी से कहाँ की ओर आएगी, वायु कूपिका की ओर। यानी कि कोशिका जो होती है अगर इसमें कम मात्रा होगी और इसके बाहर अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो विसरण क्रिया द्वारा गैस बाहर से कोशिका में आएगी। और अगर इसी का हम उल्टा करें, कोशिका के अंदर गैस की मात्रा ज़्यादा होगी और बाहर की ओर कम होगी, तो अंदर से गैस जो होगी वो कहाँ निकल जाएगी, कोशिका से बाहर की ओर निकल जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, विसरण क्रिया कहेंगे। बाहर वायुमंडल के अंदर कोशिका ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अंदर की ओर क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसके बाद में हम श्वसन में बात करें CO2 की, तो CO2 जो होती है शरीर के अंदर ज़्यादा होती है बाह्य वातावरण की तुलना में, तो इसलिए CO2 कहाँ जाती है, बाहर से अंदर से बाहर की ओर आ जाती है। ये हमने बात की किसकी, विसरण की। हम बात करते हैं अब परासरण की। परासरण की हम बात करते हैं तो परासरण में क्या होगा, कोशिका झिल्ली द्वारा जल का गमन होगा, यानी कि जल का आदान प्रदान होगा। तो हम इसको बोलेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण अगर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। अब देखिएगा, परासरण के आधार पर जो विलयन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प परासरण दाबी विलयन। दूसरा है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं क्योंकि इनका वर्णन भी करना है अपने को। दूसरा है समप्रासरणी
विलयन या प्रासरणदाबी विलयन भी लिख सकते हैं आप। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है अति प्रासरणदाबी विलयन। देखिएगा ये तीनों क्या होते हैं। अल्परासरणदाबी विलयन का मतलब क्या होता है। अगर हम एक कोशिका लें और इस कोशिका के अंदर जो जल है वो कम है और बाहर की ओर इस कोशिका को हम एक शर्करा के घोल में रखते हैं, यानी कि जल के अंदर शर्करा मिलाई हुई है, शर्करा का घोल बोलते हैं। शर्करा का घोल यानी कि बाहर जो पानी है, जल की मात्रा जो है, ये जल की मात्रा अधिक है और अंदर की ओर जल की मात्रा क्या है कोशिका में, इसको हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा है ये क्या है, कम है। तो क्या होगा कि अंदर से जो पानी बाहर से जो पानी होगा वो कहाँ की ओर गमन करेगा, अंदर की ओर, क्योंकि बाहर क्या है पानी ज़्यादा मात्रा में है, अंदर क्या है कम मात्रा में है। तो बाहर के विलयन से जो जल है वो कहाँ की ओर प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करेगा, जिससे जो कोशिका होगी ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, पानी के कारण, पानी भरने के कारण फूल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। जैसे कि आपने इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर पानी चला जाता है और कुछ समय पश्चात किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। इस आधार पे हम समझ सकते हैं किशमिश को जब हम पानी में डालेंगे तो पानी किशमिश के अंदर चला जाएगा, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम होती है और बाहर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बाहर से पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, जिससे किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, अल्परासरणदाबी विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं समप्रासरणी विलयन में। इसमें क्या होगा कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में जो जल की मात्रा है और जो इसके बाहर जल की मात्रा है, यानी जिस कोशिका को जिस विलयन में हम रखेंगे, इस विलयन में जो पानी है इसकी मात्रा और इसके अंदर कोशिका के अंदर जो पानी है, इनकी मात्रा क्या होती है, समान होती है। जब समान होती है दोनों जगह पानी, यानी कि बाहर भी पानी की मात्रा जितनी है उतनी ही क्या है इस कोशिका के अंदर की है, तो न तो पानी बाहर से अंदर जा पाता है न अंदर से बाहर जा पाता है, दोनों तरफ पानी की मात्रा समान रहती है। इस प्रकार के हम विलयन को क्या कहते हैं, समप्रासरणी विलयन कहते हैं। इसमें दोनों यानी कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होती है, पानी की मात्रा समान होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अति प्रासरणदाबी विलयन। अति प्रासरणदाबी विलयन में क्या होगा कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा होती है ये ज़्यादा होती है, जबकि इसको जिस विलयन में रखा जाता है कोशिका को, इस विलयन में पानी या जल की जो मात्रा होती है ये कम होती है, जिसके कारण जो पानी कोशिका जो होती है इससे जो जल होता है ये कहाँ आने लगता है, बाह्य विलयन के अंदर आने लगता है, जिससे जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, अति प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। जैसे आप अंगूर का उदाहरण ले सकते हैं। अंगूर को आप जब पानी में छोड़ेंगे तो अंदर से जो अंगूर का पानी होता है वो बाहर विलयन में या पानी में आ जाता है, जिससे अंगूर जो होता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अति प्रासरणदाबी विलयन। आगे अब हम बात करते हैं एक क्रिया जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्रिया क्या होती है कि कोशिका जो होती है, इस कोशिका में किन्हीं बाह्य पदार्थों को हम अंदर प्रवेश करते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से जब कोई बाह्य पदार्थ या अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। दोबारा सुनिएगा,
कोशिका के अंदर बाहर से जब कोई पदार्थ प्रवेश करते हैं तो इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा कि जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, अमीबा जो होता है, अमीबा में जो पोषण ग्रहण करने की विधि होती है, पोषण ग्रहण करने की विधि, ये क्या होती है, एंडोसाइटोसिस होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर पोषण ग्रहण करने की विधि क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो होता है इस प्रकार से आकार होता है, अमीबा का अनिश्चित आकार होता है, और इनको उभारों को हम बोलते हैं कूटपाद। जब अमीबा अपना पोषण ग्रहण करता है तो मान लीजिए ये जैसे इसके भोजन का कण है, तो ये जैसे ही अपने भोजन का कण जो है इसको ग्रहण करेगा तो इसके लिए क्या करेगा, कूटपाद जो है, इन कूटपादों को ये क्या करेगा, इसके चारों ओर ले आएगा। जैसे यहाँ पे ये भोजन का कण है और अपने कूटपादों को ये क्या किया, इसके चारों ओर ले आया। अब क्या होगा, ये कूटपादों को इसके बाहर से ऐसे जोड़ लेगा और अंदर से ये झिल्ली जो होगी ये खुल जाएगी, और खुलने से क्या होगा, भोजन का कण अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है बाहर से कोई कण या पदार्थ को कहाँ ग्रहण करना, इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका झिल्ली जो है वो पूरी हो चुकी है, कोशिका झिल्ली की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है पादप कोशिका, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप जो कोशिका होती है, पादप प्लांट्स की जो कोशिका होती है, इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक अन्य और संरचना होती है या अन्य भित्ति होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका भित्ति कह देते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो होता है ये एक जटिल पदार्थ होता है जो कोशिका को या पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता, उनकी संरचना में दृढ़ता जो होती है वो इसी सेलुलोज नामक कोशिका भित्ति के कारण होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और सिर्फ इसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो हम बात करें कि कोशिका भित्ति जो होती है ये जो अंदर वाली कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करती है। और जब हम अगर पादप कोशिका को, ये मान लीजिए कोशिका है और इसमें ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है, इसको मैंने कोशिका भित्ति कहा, इसको मैंने कोशिका झिल्ली कहा। अब इस कोशिका को मान लीजिए मैं ऐसे विलयन में रख दूं। कौन सा विलयन, अल्प प्रासारी विलयन, अभी हमने पढ़ा था। अल्प प्रासरणदाबी विलयन या अल्प प्रासारी विलयन बोल सकते हैं आप। इस अल्प प्रासारी विलयन में हमने इस कोशिका को रख दिया। तो आपको पता है कि पानी जो होगा वो इस अल्प प्रासारी विलयन से कहाँ की ओर जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। और जब कोशिका के अंदर जाएगा तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये फूलेगी, और फूलते फूलते ये कितनी हो जाएगी, जब तक इसमें पानी जाता जाएगा ये फूलती जाएगी, और ये लास्ट में फूल कर कहाँ चिपक जाएगी, अपनी कोशिका भित्ति के चिपक जाएगी। और अगर इसमें अब पानी जाएगा तो ये कोशिका झिल्ली इस कोशिका भित्ति को पार करके बाहर नहीं आ सकती, जिससे कोशिका जो होगी ये फूल कर फटेगी नहीं। यानी कि कोशिका जो है ये इस कोशिका भित्ति के कारण क्या नहीं होती,
फटते नहीं हैं। जो कोशिका भित्ति इसको सुरक्षा कर लेती है, इसको रोक लेती है, और आगे बढ़ने नहीं देती। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है कोशिका भित्ति का, कि जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को फटने से बचाती है। आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं कि कोशिका जो भित्ति होती है इसकी जो खोज है ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, कोशिका की भी खोज की है। कोशिका की जिसने खोज की है उसी ने कोशिका भित्ति की भी खोज की है। और इसके अलावा कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है और फटने से बचाती है। ये हमने बात की किसकी, कोशिका भित्ति की। सब पादप कोशिकाओं में ही होती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोई कोशिका भित्ति नहीं होती और ये सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके अलावा जो कवक होते हैं या जीवाणु होते हैं, कवक की बात करें हम, जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु और कवकों में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम आगे एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है? जीवद्रव्य कुंचन एक आपकी क्लास के अंदर पार्ट नहीं है, लेकिन 11th क्लास में एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है जीवद्रव्य विकुंचन। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। जीवद्रव्य विकुंचन जो है आपके सिलेबस में नहीं है। देखना कि जब जो कोशिका होती है और इस कोशिका के अंदर मान लीजिए ये मैं झिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये झिल्ली है कोशिका के अंदर। मान लीजिए ये कोशिका द्रव्य है, इसका ये केंद्रक है। तो जो कोशिका होती है जब इसको हमें जल के अंदर रखते हैं, जल की बात करें तो अति प्रासारी विलयन, तो कोशिका का जो जल होता है वो बाहर आ जाता है। ये कोशिका है, ये विलयन है। तो कोशिका का जो जल होता है वो अंदर से कहाँ की ओर आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। और जैसे ही जल अंदर से बाहर की ओर आ जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर पानी की हानि हो जाती है। ये कोशिका पादप कोशिका ही है। पादप कोशिका के अंदर जल की हानि हो जाती है तो ये अंदर का जो पदार्थ है, जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर एक जगह क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये झिल्ली है और इसमें एक जगह पे क्या हो गया, केंद्रक और जो पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाता है। ये इकट्ठा हो गया, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य की हम बात करें, जीवद्रव्य का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में जो द्रव्य होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य मैं लिख देता हूँ, केंद्रक द्रव्य और जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, इन दोनों को संयुक्त रूप में हम जीव द्रव्य बोल देते हैं। तो केंद्रक का द्रव्य भी सिकुड़ गया और कोशिका के अंदर का जो द्रव्य है वो भी सिकुड़ गया, एक जगह इकट्ठा हो गया परिधि की ओर, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब क्या होता है, ये विलयन कौन सा था, अति प्रासारी विलयन। अति प्रासारी विलयन में रखेंगे तो पानी बाहर, अंदर से बाहर की ओर। अब क्या करता हूँ मैं कि इसको ऐसे विलयन में रख देता हूँ, इस कुंचित कोशिका को, इस कुंचित कोशिका को मैं ऐसे विलयन में रख दूं जो अल्प प्रासारी है। तो क्या होगा कि पानी बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर जाएगा तो वापस कोशिका का जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कोशिका पूरी कोशिका के अंदर, पूरे के अंदर फैल जाएगा जीव द्रव्य। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य विकुंचन और जीवद्रव्य कुंचन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, समझ में आ गए होंगे। जब कोशिका को, पादप कोशिका को अति प्रासारी विलयन में रखेंगे तो जो कोशिका से जल है वो बाहर आएगा और कोशिका का जो द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने से इसे हम क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य कुंचन। अब जब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प प्रासारी विलयन में रखेंगे तो पानी जो है वो कोशिका के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएगी, फूल जाएगा, यानी कि इसका अंदर का पदार्थ जो है वो वापस फूल भर जाएगा, इसके अंदर एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे, जीवद्रव्य विकुंचन।
आगे अब हम बात करते हैं, ये हमने बात की कोशिका भित्ति की। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। जो हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमने बताया था कोशिका केंद्रक। पहला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली था, उसके बाद में हमने कोशिका भित्ति की बात कर ली। अब हम बात करेंगे केंद्रक की। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं यहाँ पे आपको केंद्रक का डायग्राम बना रहा हूँ। केंद्रक जो होता है इस प्रकार से होता है, गोलाकार होता है। थोड़ा गोलाकार बना नहीं है, इसको आप गोलाकार बनाएंगे। इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो झिल्ली होती है इसकी, ये दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होती है। दो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये है और एक ये है। दोहरी झिल्ली होती है और इसे हम कह देते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो होती है ये डबल लेयर होती है और केंद्रक के अंदर ये जो छिद्र पाए जाते हैं झिल्ली में, इन्हें हम कह देते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र का कार्य क्या होता है कि जब कोई पदार्थ कोशिका के अंदर होता है, वो कोशिका से केंद्रक द्रव्य में आए तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से आता है, और जब केंद्रक से कोई पदार्थ कोशिका में जाना चाहे तो वो इसी छिद्रों के द्वारा बाहर जाता है। तो केंद्रक छिद्रों से क्या होता है, कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करें कि केंद्रक की खोज किसने की, तो आप वैज्ञानिक का नाम लेंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे कि केंद्रक में मेनली दो पार्ट होते हैं। केंद्रक के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है केंद्रिका, इसे हम बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका जो है इसकी खोज फोंटोना नामक वैज्ञानिक ने की। मैंने आपको डायग्राम बनाते समय ये बता दिया था। केंद्रिका जो होती है, इस केंद्रिका के कार्य होते हैं, जैसे ये राइबोसोम का निर्माण करती है। इसके अलावा हम बात करें कि केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। आप ऐसे बना सकते हैं इसको हम बोलते हैं धागेनुमा संरचना। ये जो धागेनुमा संरचना होती है, इसको हम क्रोमेटिन पदार्थ बोलते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ये आगे बढ़कर क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, जब विभाजन का समय आता है, कोशिका विभाजित होती है, तो ये क्रोमेटिन पदार्थ बड़े गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं इस आकार का दिखाई देता है, छड़नुमा आकार के हो जाते हैं। ये विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है ये छड़ानुमा हो जाता है, छड़ाकार हो जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं। केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम भी गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं छड़ाकार दिखाई देते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। नोट्स के अंदर मैं आपको इसका नाम पूरा लिख रखा है मैंने। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल नाम होता है। डीएनए जो होते हैं ये आनुवांशिक गुणों की सूचना के रूप में होते हैं। आनुवांशिक गुणों की सूचना, आनुवांशिक गुणों की सूचना के रूप में होते हैं। यानी कि हम बात करें कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक लक्षण जाते हैं, वो इन्हीं डीएनए के आधार पर जाते हैं। जो डीएनए होते हैं, इन डीएनए के अंदर, इन डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, क्रियात्मक खंड की बात करें, जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, ये जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन होता है। जैसे कि मान लीजिए लंबाई है, बच्चा लंबा हो रहा है, बच्चा बौना हो रहा है, तो ये उसके जीन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं, क्रियात्मक खंड होते हैं, जीन। तो यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों के अंदर आनुवांशिक गुणों के रूप में डीएनए होते हैं, और डीएनए जो होते हैं इनका जो क्रियात्मक खंड होता है वो
जीन होता है, यानी जीन के द्वारा आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कुछ जीवों में जो जनन प्रक्रिया होती है जिससे वो एक से कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, वो भी किसके कारण होती है, केंद्रक के कारण होती है। जैसे कि मैं जनन की बात करूं तो जो अमीबा होता है, इस अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो केंद्रक विभाजन के कारण ही होता है। केंद्रक विभाजन यानी केंद्रक के द्वारा ही होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए केंद्रक है और इस केंद्रक में ये अमीबा है और इस अमीबा में ये क्या है, केंद्रक है। अमीबा जो होता है इसका जो केंद्रक होता है ये पहले 2 भागों में विभाजित होता है इस प्रकार से। और अब क्या होगा, ये जो अमीबा है इसके अंदर ये जो केंद्रक है ये पूर्णतः 2 भाग हो जाएंगे। और जो ये कोशिका झिल्ली है इसकी, ये जो कोशिका झिल्ली है ये इसके दोनों केंद्रकों के बीच में आ जाती है और जिससे 2 अमीबाओं का निर्माण या संतति अमीबाओं का निर्माण क्या है, हो जाता है। तो जो कुछ एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें जो जनन प्रक्रिया होती है ये भी किसके कारण होती है, केंद्रक के कारण होती है। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। ये बात हमने की केंद्रक की।